फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द अदर साइड। मेरा नाम है प्रदीप कुमार सिंह। मेरी रैंक है AIR 39 इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2018। मैंने अपनी बीटेक NIT पटना से की थी 2012 में इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं टाटा मोटर्स जमशेदपुर में 4 साल काम कर चुका हूँ एंड देन आई स्टडीड इन न्यू दिल्ली फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर 22 मंथ्स। उसके बाद मैं राइट लिमिटेड में 1 साल काम किया हूँ। Then I came here in engineering services. Basically जो इस चैनल का जो माध्यम है वो ये है कि हम जैसे बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों से, और आप उन एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ से जोड़ सकते हैं और उससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं कि हमने किस सर्कमस्टांसेस में कैसे डिसीजन लिए, क्यों लिए, और आप उसको अपने लाइफ के सिनेरियो से जोड़ के उन डिसीजन से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि आप कभी भी किसी डिसीजन मेकिंग को रेप्लिका मत बनाइए, बिकॉज किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट थे, वहाँ पे डिफरेंट डिसीजन लिए। अगर आपके सर्कमस्टांसेस मैच करते हैं तो आप सेम डिसीजन वहाँ पे मत लीजिए, बिकॉज कभी भी वो बैकफायर कर सकता है। आपको वहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी जज करनी पड़ेगी, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना पड़ेगा, आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन बैकफायर ना कर जाए। जैसे कोई मेरा फ्रेंड है IAS की प्रिपरेशन करने जा रहा है जॉब से रिज़ाइन करके, तो मैं भी अगर उसको देखा देखी AS की प्रिपरेशन करने चला जाऊँ रिज़ाइन करके, तो उस केस में अगर वो क्लियर कर जाता है और मैं क्लियर नहीं करता तो इससे ये इंडिकेट होता है कि मैंने अपनी कैपेबिलिटी जज नहीं की थी एडवांस में, वहाँ जाके मैं फेल हो गया और मेरे पास ऑप्शन नहीं बचे। तो इस चैनल का मेन पर्पज़ यही है। तो द स्टोरी स्टार्ट्स जब मैं 4th ईयर में था कॉलेज में। वहाँ पे मेन स्टार्ट होता है किसी का भी मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए, और कुछ लोगों का एंड भी हो जाता है जो प्री प्लान करके चलते हैं। लाइक बहुत सारे लोग 1st, 2nd, 3rd ईयर में टारगेट कर लेते हैं मेरे को इस कंपनी में जाना है, यहाँ काम करना है इतने साल, बिकॉज वो अपने रिलेटिव से थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो वहाँ पे 4th ईयर में ऑप्शन होते हैं लाइक MBA थ्रू CAT, NDA एग्जाम भी होता है, डिफेंस में लोग जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम से, ES गेट। एज सच मेरा कोई प्लान नहीं था, मैंने कोई प्लान आज तक नहीं किया था कॉलेज के टाइम तक, 4th ईयर के एंड तक, बिकॉज मेरा एकेडमिक्स वीक था। मेरा बस एक टारगेट था कि मैं किसी तरह किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट ले लूँ और वहाँ जॉब में लग जाऊँ। देर आफ्टर मेरा कोई प्लान नहीं था, और अदर एग्जाम्स को भी अपीयर होने का ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। सो टाटा मोटर्स लिमिटेड came to our campus in the month of July. It was the first company to visit our campus in 4th year. Luckily I got recruited. तो उससे मेरा जो एक पुश मिलना था जो मेरे को कि मैं 4th ईयर में कुछ कर पाता या सोच पाता, वो पुश भी चला गया बिकॉज वहाँ में लकी हो गया। सो वो एक ड्रॉबैक था जो मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ भी हो सकता है। तो कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि कभी भी प्लेसमेंट के बाद कंप्लेसेंट नहीं होना है। आप अपने और भी ऑप्शंस मतलब सर्च करते रहिए 4th ईयर में, आपको कोई ऑप्शन बेटर मिल सकता है अगर आप सर्च करते रहेंगे। बट अगर आप कंप्लेसेंट होकर बैठ जाएंगे तो वो ऑप्शन मिस हो जाएगा, और लेटर ऑन कभी आप लाइफ में सर्च करना चाहेंगे दूसरे ऑप्शंस, तो हो सकता है एज क्राइटेरिया फैक्टर में आ जाए, कुछ और फैक्टर में आ जाए और लिमिट हो जाए। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ईयर व्हेन आई जॉइन टाटा मोटर्स, बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन फॉर मी, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स टू सर्च फॉर अदर ऑप्शंस। तो इन अगस्त 2012 आई जॉइन टाटा मोटर्स। वहाँ पे हमारी 1 साल की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। बैच ऑफ 76 था हमारा। तो उस बैच में 1 साल की ट्रेनिंग के बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट हुए। उन डिपार्टमेंट्स में लाइक प्रोडक्शन, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी, NPI फॉर न्यू प्रोडक्ट्स इनिशिएशन एंड प्रोजेक्ट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स। मटेरियल डिपार्टमेंट भी था जो कि मटेरियल हैंडलिंग करता था, जो भी आइटम कैंपस के अंदर आते हैं उनका इंस्पेक्शन करने के लिए। Services, that's it. There were 8 departments. So I got maintenance department after 1 year. Maintenance department specifically मेरे को मिला राबो rear axle business unit। वहाँ पे rear axle बनते थे, commercial plant है वो एक्चुअली। तो वहाँ पे ट्रक्स के rear axle बनते थे right from the start to end पूरा। तो they were 450 machines. It was a mix of traditional machines and modern machines. So initially I got preventive maintenance of those machines. Later on I got predictive maintenance also. Specifically I would say condition based monitoring में मेरे को वाइब्रेशन मॉनिटरिंग करने का मौका दिया गया। तो 2 साल तक मैंने उसको लर्न भी किया और वो एक स्किल सेट मेरे में आ गया। टाटा मोटर्स ने मेरे को मौका दिया। तो 2 साल तक यहाँ पे
वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सीखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये स्किल मेरे को आगे आने वाली इंडस्ट्री में कभी भी जाऊँगा आगे तो मेरे को बहुत हेल्पफुल होगा। बट इन द मीन टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे जो बाकी बैचमेट हैं वो रिज़ाइन करना शुरू कर चुके थे और वो कोई ना कोई एग्ज़ाम दे के निकले जा रहे थे, लाइक GRE, GMAT, ES, इवन CAT। सो आई रियलाइज कि वो पहले से प्रिपरेशन करके बैठे होंगे या फिर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, पहले से सोच के बैठे थे, थिंकिंग थी उनके अंदर कुछ आगे करने की। तो उस टाइम पे उन्होंने सब चीज़ें क्रैक कर दी और मैं एमलेस था बिल्कुल। आई हैड नो डायरेक्शन, बस मैं सोच के बैठा था कि इस कंपनी में काम करता जाऊँगा। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आई रियलाइज कि एज ए यंग पर्सन मोनोटोनस होना इतनी अर्ली लाइफ में ओके नहीं है। सो आई डिसाइडेड टू एक्सपीरियंस मोर जॉब्स। तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड थे वो ऑलरेडी ES की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी ES की तैयारी करता हूँ। तो तैयारी नहीं, आई जस्ट डिसाइडेड टू अपीयर फॉर ESE 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं एग्ज़ाम देकर आया जस्ट टू गेट ए फील ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम वॉज ओके, इट वॉज ईजी। सो आई थॉट अगर मेरे एकेडमिक्स वीक है, मेरे को तब भी एग्ज़ाम ईजी लग रहा है, तो अगर मैं थोड़ा तैयारी करूँगा तो शायद मैं इसको क्लियर ही कर लूँ। तो इन द मीन टाइम मेरे को वहाँ पे प्रमोशन मिल गया और प्रमोशन मिलने के बाद मेरा जो एक्चुअली जो डे टाइम का जॉब था, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, 24 आवर जॉब बन गया। कैसे? बिकॉज मेरे को मेंटेनेंस दे दिया गया असेंबली लाइन का। असेंबली लाइन 3 शिफ्ट में चलती थी हाई प्रोडक्शन के चक्कर में। तो अब पूरे टाइम मेरे को कॉल आ रहे हैं, इवन मैं जनरल शिफ्ट खत्म करने के बाद रूम जा रहा हूँ तो मैं अगर पढ़ भी रहा हूँ तो मेरे को कॉल आए जा रहे हैं। आई वॉज so much distracted and frustrated कि I had to resign. Ultimate, that was the last option for me because डिपार्टमेंट चेंज करने का ऑप्शन तो उन लोगों ने पहले ही मना कर दिया था। तो मैंने कंसिडर किया था, बात भी की थी, बट उन्होंने जब मना कर दिया तो मेरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था। इसके साथ ही मैंने ये फील किया कि मैं टाटा मोटर्स में ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ मेंटेनेंस में। दैट इज़ ए वेरी डायनेमिक जॉब। सो अगर मैं भी कोई एग्जाम क्लियर ना कर पाऊँ प्रिपरेशन फेज में आने के बाद, तो मैं किसी और प्राइवेट कंपनी में सेम ऑटोमोबाइल फील्ड में अप्लाई करके जॉब ले सकता हूँ। बिकॉज 4 साल का एक्सपीरियंस नॉट लाइक 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस जो कि ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। इट वॉज अ बेसिकली गुड एक्सपीरियंस। तो दैट्स काइंड ऑफ हेल्प मी टू रिजाइन बिकॉज वो एक बैकअप था मेरे लिए। तो इसके बाद आई डिसाइडेड टू रिजाइन एंड वेंट टू न्यू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। एंड वहाँ पे मेरा 22 मंथ का टाइम रहा जिसमें मैंने प्रिपरेशन की। In the first year I did not get any results. वहाँ पे क्लासेस के टाइम 8 आवर्स 12 आवर्स होते थे, वो मेरे सूट नहीं कर रहे थे। मैंने कभी भी इतनी लंबी क्लासेस नहीं की थी, कोचिंग क्या मतलब कहीं भी नहीं की थी, तो आई वॉज नॉट ओके। एंड जून में रिज़ाइन करने के बाद जनवरी में एग्ज़ाम था। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ओनली जिसमें प्रिपरेशन करके प्रीलिम्स निकालना था। सो प्रीलिम्स निकल गया, बट उसका मेंस में थोड़ा और मतलब सिमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने का थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है, चीज़ों को सॉल्व करना होता है ऑन द पेपर। सो वो मेरे से फर्स्ट टाइम में मतलब मैं फिर ओके नहीं हो पा रहा था, तो मेरे को आई डिड नॉट गेट द रिजल्ट अल्टीमेटली। आई मिस द इंटरव्यू कॉल बाय 8 मार्क्स एंड सेम वेंट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। इसमें मैं स्लाइट मार्जिन से कट ऑफ मार्क्स क्लियर नहीं कर पाया। बट इन द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स बिकॉज जब मैंने रियलाइज किया कि प्रिपरेशन मेरी इस लेवल तक तो पहुंची गई थी कि कट ऑफ मार्क्स के पास पहुंच रहा था बट ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो उसको मैंने एक कवर अप किया नेक्स्ट ईयर में और स्टार्टेड गेटिंग रिजल्ट्स। सो आफ्टर टाटा मोटर्स फाइनली आई गॉट राइट्स। दिस वाज माय थर्ड एग्जाम राइट्स आफ्टर NMRC एंड DMRC व्हिच आई क्लियर्ड। सो आई डिसाइडेड टू जॉइन राइट्स बिकॉज मेरा जो टारगेट था ES में वो था रेलवे में जाना। एंड आई डिड नॉट टारगेट एनी अदर एग्जाम अपार्ट फ्रॉम ES बिकॉज जब मैंने रिज़ाइन किया था टाटा मोटर्स से तो देन आई वाज ऑलरेडी 26 और बहुत सारे एग्जाम जो गेट के थ्रू मतलब ACU जो गेट के थ्रू लेती हैं वो 26 का क्राइटेरिया रखती है, कोई 27 क्राइटेरिया रखती है, तो बहुत सारी कंपनीज में फिल्टर हो जा रही थी। सो मैं सोचा कि गेट के लिए अगर मैं सीरियस होता हूँ उस समय तो फिर बहुत सारी कंपनी तो वैसे फिल्टर हो जाएंगी, तो मैं अपना एफर्ट क्यों डालूँ। सो आई पुट माई कंप्लीट एफर्ट इन ES ओनली। आफ्टर टाटा मोटर्स व्हेन आई रिजाइन टाटा मोटर्स इन 2016 जून आई वेंट टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन। वहाँ पे जो मेरी 22 मंथ्स की प्रिपरेशन थी इसके मैं बता रहा था, उसमें फर्स्ट ईयर जो था बेसिकली मेरा, उसमें फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद ही मेरा प्रीलिम्स एग्जाम था बिकॉज उस साल पैटर्न चेंज हुआ था ES का। जनवरी 2017 में ही पेपर था और मैं जून 2016 में दिल्ली गया था। तो उन 6 महीनों में
सडनली जाके नहीं दिया, मैंने रियलाइज़ किया कि मैं 10 से 12 घंटे की जो मीडी की क्लासेस होती थी वो मैं कर नहीं पाता था, बिकॉज मेरे को कैपेबिलिटी कभी थी ही नहीं कि मैं इतने लॉन्ग क्लासेस कर सकूँ। तो ऐसा हो सकता है और लोगों को भी ऐसा फेस करना पड़े कि वो लॉन्ग क्लासेस ना कर पाएँ और वो अगर सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हो। तो उस केस में जो मैंने किया वो बता रहा हूँ कि मैंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होती है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसको अपना बेंचमार्क बनाया, जो कि नॉर्मली एग्जाम से 2 महीने पहले शुरू होती है। पहले वो सब्जेक्ट वाइज होती हैं, फिर वो जाके पूरा फुल सिलेबस टाइप हो जाती है। तो मैं ट्राई करता था कि उसमें मैं टॉप 10 में हूँ, टॉप 5 में हूँ, और अगर नहीं आ पाता तो नेक्स्ट एग्जाम में जो भी मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी पेपर अटेम्प्ट में या कुछ भी, उसको ओवरकम करके मैं पक्का ट्राई करता था और सक्सेसफुल भी होता था। बट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर में आई जस्ट केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ, और इम्प्रूवमेंट 6 महीने के बाद तो दिखा, बिकॉज प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। बट मेंस एग्जाम इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ईएस एग्जाम, बिकॉज वहाँ पे सब चीज़ सब्जेक्टिव हो जाती है। आपको सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना है पेपर में, न्यूमेरिकल फुल आंसर तक पहुँचाना है, सॉल्व करना है। तो वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की प्रिपरेशन चाहिए थी। अगेन मेरे को फील आने लगा कि मैं कोचिंग क्लास करूँ जाके, बट सेम प्रॉब्लम मेरे साथ कि मैं लॉन्ग क्लास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पे ही मतलब निर्भर हो गया, मतलब उसी को बेंचमार्क वापस बनाया मैंने। वहाँ भी मैं ट्राई कर लगा कि मैं रैंक लाऊँ। तो अल्टीमेटली मेरे केस में क्या था कि फर्स्ट ईयर में मैंने इतना कुछ किया, उसके बाद भी मेरे को फेलियर मिला। आई मिस द इंटरव्यू कॉल बाई 8 मार्क्स। तो इस फेलियर के बाद मैं काफ़ी डिमोरलाइज्ड हो गया था, बिकॉज जो भी एफर्ट मैं डाल सकता था, बिकॉज मेरा एकेडमिक्स वीक था, मेरे को पता है मेरा पास से एकेडमिक्स वीक था, तो उसके बावजूद अगर मैंने फर्स्ट ईयर में एफर्ट डाला तो आई कुड नॉट गेट टू द इंटरव्यू कॉल ऑफ ईयर्स। तो वो मेरे को हर्ट हो रहा था। अगर मैं इंटरव्यू तक पहुँच जाता तो नेक्स्ट ईयर के लिए मोटिवेशन मिलता कि अब इंटरव्यू तक पहुँच गया हूँ तो आगे मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। तो सेटबैक था मेरे लिए। और मेरे केस में क्या है कि मेरे को एक्सटर्नल मोटिवेशन इतना मोटिवेट नहीं करता जितना कि सेल्फ मोटिवेशन करता है। यहाँ मेरा सेल्फ मोटिवेशन हर्ट हो गया था। कुछ लोगों के केस में एक्सटर्नल मोटिवेशन भी काफ़ी काम करता है, मैक्सिमम लोगों के केस में करता है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन के केस में आपको ये है कि उन लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए जिनसे आपने मोटिवेशन लिया है। कीप इंटरेक्टिंग विद देम। रेगुलर इंटरेक्शन से आपका मोटिवेशन एक लेवल पर बना रहेगा और आप सेम स्ट्रेंथ और सेम लेवल पे प्रिपरेशन भी बना के रखेंगे पूरे टाइम। ये होता है। बट सेल्फ मोटिवेशन केस में जो मेरा केस था, उस केस में उसको प्रॉपर लेवल पे लाने के लिए मैंने गैप लिया। एंड द गैप मतलब आई मीन वेकेशन लिया था 15 to 20 डेज का आफ्टर फर्स्ट ईयर। एंड देन आई केम बैक। और उसकी प्रिपरेशन जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन थी उसमें एक न्यू लेवल था सही में। उस प्रिपरेशन के बाद मेरा बस 2 महीने या 3 महीने के बाद से मेरे रिजल्ट्स आना शुरू हुए और वो रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव थे। इवन आई टॉप्ड नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऑल इंडिया बिकॉज ऑफ दैट। वो मेरे बहुत बड़ा मोटिवेशन था, बूस्टर था। नेवर लुक बैक आफ्टर दैट। उसके बाद DMRC, राइट्स लिमिटेड, SSC, JEE एंड देन ESE जिसमें भी मैं इस समय हूँ। सेकेंड ईयर में जब मेरा राइट्स क्लियर हुआ तो बेसिकली एक एग्ज़ाम गेट के थ्रू नहीं था। वो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बेसिस में राइट्स लेती है हर साल। मतलब कभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लेती है, कभी रेगुलर एम्प्लॉय के लेती है। तो लास्ट टाइम उन्होंने रेगुलर एम्प्लॉय के लिए 2013 में लिया था और नेक्स्ट सीधा 2017 में लिया रेगुलर एम्प्लॉय के लिए। और तो उसी मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है जो होता है नॉर्मली एग्जाम्स में। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, दैट इज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। सेकेंड ईयर में जब मेरा राइट्स निकला तो राइट्स को ज्वाइन करने का मेन रीज़न मैंने आपको बताया कि 2 रीज़न थे मेनली। एक तो ES के इंटरव्यू जब मुझसे पूछेगा तो उस समय मेरे को ये बताना था कि आई एम नॉट जॉबलेस, बिकॉज मेरे को लग रहा था वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है कि मैं जॉबलेस हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आई वॉन्टेड टू बी इन जॉब एट दैट टाइम। सेकेंड रीज़न ये था कि वो रेल की मिनी रत्ना PSU है, तो कोई भी ये वर्क एक्सपीरियंस देखेगा कि वो अगर रेल में ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा उसको आंसर करने के लिए। और प्लस एक और टेंडेंसी रहेगी मुझसे रेल के ही क्वेश्चन पूछेंगे जिसको ऑलरेडी मैं आंसर कर सकता हूँ। तो ये 2 रीज़न से मैंने राइट्स को ज्वाइन किया। बट वो जो टाइम था जिससे मैंने राइट्स को ज्वाइन किया, दैट वाज वेरी मच क्रिटिकल टाइम, बिकॉज मैंने इसको अप्रैल में ज्वाइन किया और जुलाई में मेरा मेंस एग्जाम था। सो मैं वही टाटा मोटर्स वाले फेज में जा रहा था कि प्रिपरेशन एंड जॉब एक साथ करना, क्योंकि राइट्स का टाइम काम भी ऐसा ही है कि आप सुबह से शाम तक बिजी रहेंगे, फिर शाम को आने के बाद भी
काम ऐसा है कि आपको शाम को आने के बाद रूम पे भी काम करना पड़ेगा। आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा जॉब प्रोफाइल क्या रहती है राइट्स। तो मैं ज्वाइन किया। लकीली उस समय ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था राइट्स का, और फर्स्ट टाइम उनका ट्रेनिंग पीरियड बहुत एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 वीक्स टू 2 मंथ्स। तो और मेरे मेन एग्जाम को 2 मंथ ही थे, तो ट्रेनिंग टाइम थोड़ा चिल था, तो आई कुड प्रिपेयर ईजिली फॉर मेंस एग्जाम। आई प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम एंड देन जॉइन द फील्ड वर्क ऑफ राइट्स। और फील्ड वर्क जो एक्चुअली राइट्स का है, वो बेसिकली जो हमारा काम था, हमें इंस्पेक्शन इंजीनियर वहाँ पे प्रोफाइल दी गई थी। हमारा रिक्रूटमेंट ही क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में हुआ था। और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या है कि इंस्पेक्शन फील्ड है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है राइट्स का, उसमें वो इंस्पेक्शन इंजीनियर को डिप्यूट कर देते हैं थ्रू आउट इंडिया, डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स: नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल। तो आई गॉट नॉर्दर्न रीजन। नॉर्दर्न रीजन में मान लीजिए 50 इंस्पेक्शन इंजीनियर हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टेड है। अब उनको अपने पोस्टेड प्लेस के अराउंड जो भी वेंडर्स जो बना रहे हैं रेलवेज के आइटम, उस वेंडर के पास जाना होता है डेली बेसिस पे, और उनके आइटम इंस्पेक्शन करने पड़ते हैं। वो आइटम इंस्पेक्शन होने के बाद ही, और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट में एक्सेप्टेंस होने के बाद ही, वो आइटम कंसाइनी के पास रेलवे में जा सकते हैं। तो इस टाइप का जॉब था राइट्स में। तो इस जॉब को मैंने 4-5 महीने किया, और इसी बीच में मेरा इंटरव्यू भी हुआ। आई क्लियर द इंटरव्यू एंड देन राइट्स में 3-4 महीने मैंने और काम किया, और उसके बाद मैंने राइट से रिज़ाइन किया। राइट से रिज़ाइन करने के बाद आई जॉइन इंडियन रेलवेज और इन IRFME कैडर, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। और यहाँ पे हमारी अभी तक 11 महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है आउट ऑफ 18 मंथ्स। इन 11 महीने की ट्रेनिंग में हमारा बेसिकली हमें डिफरेंट प्लेसेस जो रेलवेज में है, डिफरेंट वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स एंड इवन ओपन लाइन, तो हमें हर जगह एक्चुअली एक्सपोजर दिया गया है, जिससे हमें आइडिया रहे पोस्टिंग के पहले कि हर जगह कैसा काम होता है। और बेसिकली ट्रेनिंग में हमारे अंदर और भी क्वालिटीज़ इनकलकेट करने के मतलब एफर्ट दिया जा रहा है, लाइक लीडरशिप रोल कैसे होते हैं, मैनेजर रोल कैसे होते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली रेलवे काफ़ी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्प्लेक्स भी है, तो यहाँ पे आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट बहुत सारा मैन पावर हैंडल करना पड़ेगा। तो उसको हैंडल करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो सब यहाँ पे हमें एक्चुअली सिखाने के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है साथ साथ। दैट्स इट, दैट्स माई एक्सपीरियंस। अगर आपको कभी भी अपने लाइफ में किसी भी ऑप्शंस को चूज करना हो, तो बेसिकली आप हमेशा एक टेस्ट कीजिए अपना, लाइक इफ यू वांट टू ट्राई फॉर समथिंग एंड लीव द जॉब, डोंट डू इट इमीडिएटली, बी इन द जॉब एंड गिव इट अ ट्राई। If you fail once or maximum twice, then only quit the job and go for something else. Otherwise, that's a very risky option. I took it, but I won't recommend it for everyone else. एक और बात मैं एक्सपीरियंस से यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज के 4th ईयर के एंड होते ही या उसके पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कहाँ पे जाना है। इसका मेन रीज़न ये है कि आप कई जॉब में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद किसी जॉब में सेटल होंगे, तो आप कुछ लेवल लूज कर रहे हैं। लाइक आई डिड टाटा मोटर्स, 4 साल काम किया, एक प्रमोशन भी लिया, बट मैंने वेंट टू राइट्स, वहाँ पे वापस एक लेवल पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो और प्लस मैं राइट्स का जो मेरा एग्ज़ाम क्राइटेरिया था, उसको बस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, बट आई इन्वेस्टेड 4 years इन टाटा मोटर्स, तो 2 years एक्स्ट्रा है, जो कि अल्टीमेटली अब किसी यूज़ का नहीं है। तो एक्सपीरियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी कोई डिसाइड करें, तो इस तरह डिसाइड करें कि आप उस जॉब में रहना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, आई मीन टिल रिटायरमेंट, बिकॉज उसी केस में आप रिटायरमेंट तक एक सीनियर लेवल तक पहुंच पाएंगे, वरना आप इतने ईयर्स स्टार्टिंग में लूज कर देंगे कि वो ईयर्स आपको एंड में हर्ट करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।